से ही नहीं दिया। अच्छा, फॉर्म भरा सीसेट के डर से नहीं दिया। जी ये सर। क्या है, डर कहाँ से आ गया बीच में? जाकर आपने भी फॉर्म भरा था बट आपने भी सीसेट के डर से नहीं दिया। ओके। दिया मैंने। सर मैं पिछले 2 साल से भर रहा हूँ फॉर्म, लेकिन मैंने एंड टाइम पे एग्जाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दे रहे हो आप? एग्जाम तो दो ना, क्या दिक्कत है? एग्जाम सर क्यों नहीं मुझे दे सीसेट में ना प्रॉब्लम होती है सर। सीसेट में मैंने कल का पेपर भी देखा, मुझे नहीं सीसेट में, रहे? हालांकि सीसेट मैंने समझ सीसेट के लिए पढ़ा भी था, मुझे नहीं आ रहा। नहीं आया, सीसेट समझ नहीं आया। ओके। नहीं हाँ, सर। देखिए 24 अक्टूबर को जिनका भी पेपर है, 24 को अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं केएएस का, तो यूपीएससी में पूछा गया जीएस का पेपर और यूपीएससी में पूछा गया सीसेट का पेपर जरूर कवर कर ले। इट्स कंपल्सरी, क्योंकि सीसेट डे बाय डे टफनेस लेवल सीसेट का बढ़ते जा रहा है। और आप सीसेट का टफनेस लेवल देखेंगे तो पहले जिस तरीके का पेपर आता था उस तरीके का पेपर नहीं आ रहा है। डे बाय डे सीसेट थोड़ा 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 वो अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सब अब सीसेट में पूछना शुरू कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। ओके। हम लोगों का यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन वगैरह सब चला है और मैंने पूरा सीसेट पेपर को सॉल्व भी किया है, इंस्टीट्यूट्स में मैंने अपना सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। तो आप लोग ये बताइए कि अभी हम लोग आज के लिए हम लोग सीसेट पे डिस्कशन करें या अपने क्लास को आगे आज एजेज हम लोगों को स्टार्ट करना है, एजेज स्टार्ट करें? बताइए क्या करना है, आप क्या चाहते हैं? सीसेट पे डिस्कशन हो बस या सीसेट एजेज पे ही स्टार्ट? डिस्कस करते हैं। टी शर्ट पे सर। सीसेट पे सर इसमें तो इम्पोर्टेंट सीसेट पर ही बताइए करते हैं, सर, क्या जो क्या? हेल्प करे सर। क्योंकि पैटर्न तो यही होने वाला है ना सर। बिल्कुल सेम सर पैटर्न रहेगा। इम्पोर्टेंट हाँ सर तो इम्पोर्टेंट इसीलिए आगे बताइए ना, करते जो हैं सर। 24 को। इम्पोर्टेंट बताऊं जो सर कल 20? पेपर भी दिया है ना हमने, तो वहाँ सर पे भी हाँ पता चलेगा क्या करके आए हैं। सर, जो क्विकली हम सॉल्व कर सकें सर। ओके, चलिए ये आपको हेल्प करेगा फॉर योर 24 अक्टूबर। और जरूर जरूर आप लोग सारे सीसेट पेपर्स को सॉल्व करके जाएं और अच्छे से जाएं। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग सीसेट पे डिस्कशन रखते हैं और हम लोग सीसेट को अच्छे से करते हैं। अगर आप किसी पे एग्जाम का फोकस कर रहे हैं तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम का अगर आप सीसेट सॉल्व कर लिए तो इट मीन्स आप उससे नीचे के लेवल का हर एग्जाम आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अप्रोच किस तरीके का होता है, एनालिसिस किस तरीके का होता है। लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट। ओके फौजिया, आप कह रहे हो कि सर सीसेट पे कभी और सर आगे पढ़ाइए। सर मैंने नहीं बोला। किसने बोला है? किसका कमेंट आया है? राफिया, अच्छा आपका या- कमेंट आया है। ओके ओके, चलिए आगे तो पढ़ेंगे ही, बट चलिए बहुत लोगों ने सी सेट सॉल्व किया होगा, बहुत लोगों, और ये सबके लिए हेल्पफुल है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको भी देखना चाहिए कि सी सेट का पेपर किस तरीके से आया था और जीएस का भी पेपर किस तरीके से आया था, और इस पर एकदम प्रॉपर डिस्कशन और एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है, और हर पेपर के बाद, स्पेशली सिविल सर्विसेज के पेपर के बाद, तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन और एनालिसिस होता है। सी सेट का अगर आप आंसर की भी देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का आंसर की दिया हुआ है। आज बहुत डिस्कशन के बाद हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन पे, और मैंने कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताया था जो इंस्टीट्यूट वाले ने बोला नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होना चाहिए, बट मैंने फिर उनको लॉजिक बताया तो कुछ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स ने अपना आंसर करेक्ट भी किया है। तो मोर और लेस आपको कहीं ना कहीं 95 to 100% एक्यूरेसी मिलेगा जहाँ से भी आप देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सीसेट के पेपर को। और आज मेरा एक मीटिंग भी है 6:30 बजे के बाद, मतलब वही 6:45 से मेरा मीटिंग स्टार्ट होगा अगेन फॉर द वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मेरा डिस्कशन है। तो आज आपका करंट अफेयर से क्लास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज आपका ये क्लास होगा और पॉलिटी की क्लास होगी। तो चलिए हम लोग सी सेट पे सर डिस्कशन हमारे करते कोऑपरेटिव की क्लास रेगुलर करवा दो प्लीज। हैं। यस, कोऑपरेटिव की क्लास भी आपकी होगी। एक बार सर से थोड़ा सा, पता नहीं सर से थोड़ा सा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो एक बार हो जाता है फिर होगा। सर के घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है सर। सर प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमारे पास भी ये टाइम है, 21 को एग्जाम है, हम कैसे करेंगे सिलेबस कंप्लीट? 21 नवंबर को एग्जाम है। यस सर। कहाँ तो ऑफिस? रिवाइज भी तो करना, और कोऑपरेटिव ऊपर से बिल्कुल सर नहीं आता। ऑफिशियल ऑफिशियली नहीं हुआ ऑफिशियल अभी। नोटिफिकेशन आ गया? सर नो नो वो ऑफिशियल नहीं र्यूमर सर, है, है, लेकिन नहीं। 20 नहीं सर, नहीं आई। दैट इज अ र्यूमर। ओके, जब होगा नवंबर में सर वो एग्जाम तो र्यूमर। आप सर। नहीं र्यूमर नहीं है सर, वहाँ पे पीएससी का मेंबर है ना, उसको कॉल करके पूछा था, वो बोल रहा सर था हमें नवंबर में ही कैंडिडेट। सर ये एग्जाम है, कल जब होगा फिर सरों को पता चलेगा। अभी तो बोल रहे र्यूमर है फिर। ये भी रूमर सर रूमर के पीछे पड़े हैं। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है इस चीज़ का। ओके फाइन।
सब सीसेट पेपर पे डिस्कशन के लिए एग्री करते हैं? यस सर, यस सर। आप यस सर। यस सर, यस सर। तो चलिए हम लोग सीसेट पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आई होप यू ऑल विल एंजॉय द सेशन। लेकिन सीसेट पेपर भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, बहुत तो जीएस क्लियर करके सीसेट में अटक गए हैं, बहुतों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। जीएस मेरे मुझे लगता है मुश्किल लाने थे, 33% लाने थे मुश्किल। मुश्किल, हाँ दिन बहुत सारे प्रतिदिन क्वेश्चन सीसेट ऐसे थे ना सीसेट जिसमें का लेवल बहुत टफ होते जा रहा है और आपको बहुत। सीसेट को सर इस साल ज्यादा टफ था। नहीं, क्या बात कर रहे हो, 2017 से लेवल बढ़ता मुझे ही चला लगता है गया। पिछले साल मैंने इससे पहले जो कंपेयर पेपर सर किए ना सर, जब से सीसेट है ये प्रॉब्लम है। सीसेट हर साल इंक्रीज हो रहा है, अपना लेवल सीसेट हर साल इंक्रीज कर रहा है। और जीएस में अगर आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे, आई डोंट नो कि पेपर आप लोग जरूर देखना चाहिए और अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरे खुद के कुछ यस स्टूडेंट्स सर ने किया सर। जीएस में 85 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 85 प्लस क्वेश्चंस। और सीसेट में उन लोगों का स्कोर नियर अबाउट 45 क्वेश्चंस टू 50 क्वेश्चंस सब स्कोर किए हैं, क्योंकि सीसेट काफी लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग था। चलिए हम लोग आज सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आता है और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। ऐसे मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड किया, वहां से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बट चलिए यहाँ पे एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलिए हम लोग सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को करेंगे, जो नियरली 27 क्वेश्चंस सर, इंग्लिश से था और 53 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग और मैथ्स से था। और ये अगर आपने कर लिया तो आपका सीसेट क्लियर है। सीसेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, सीसेट को कभी भी सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट लेके नहीं चलना, ये आपका मेन सब्जेक्ट है सीसेट। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, in a group of 120 persons, 80 are Indians and rest are foreigners. Further, 70 persons in the group can speak English. The number of Indians who can speak English each. अब आप ऑप्शन देखिए, 20, 30, 30 और लेस, 30 और मोर, ऐसे चार ऑप्शंस दिखा रहा है। कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है ना, 120 पर्सन का ग्रुप है जिसमें 80 इंडियंस है। 120। तो 120 में 80 अगर आपके इंडियंस हो गए तो रिमेनिंग आपके 40 फॉरेनर्स होंगे। यस सर। 80 इंडियंस जिसमें 70 पर्सन इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंडियंस बताइए जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए तो नंबर ऑफ इंडियंस 70 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बताते हैं? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिनिमम कितने पर्सन इंग्लिश बोल सकते हैं जो इंडियंस होने चाहिए। तो अगर हम मान लें कि सारे के सारे फॉरेनर्स अगर इंग्लिश बोलते हैं तो 40 फॉरेनर्स इंग्लिश बोल रहे हैं, तो रिमेनिंग 30 तो 30 इंडियंस होंगे। होंगे ना जो इंग्लिश बोलेंगे। अब यस सर, अगर यस सर। 35 फॉरेनर्स इंग्लिश बोलेंगे तो 35 इंडियंस होंगे, तो मिनिमम 30 और मोर। डी बट। आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। तो 30 और मोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। यहाँ पे डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना है। ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स। अब वो जो डिजिट्स होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो बताइए वो कौन कौन सा डिजिट हो सकता है? कौन कौन सा डिजिट हो सकता है? 3 का मल्टीपल जो होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, जीरो नहीं होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 1 1 3 का मल्टीपल होता है 369। यही 3 डिजिट्स होंगे ना, 369, जो कि Yes, 3 sir. के मल्टीपल है। अब इस 369 से आपको वो सारा 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। 333 नहीं हो सकता है, 666 नहीं हो सकता है। 369 को यूज करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, सारा 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो क्या क्या नंबर हो सकता है? 369 पहला नंबर हो गया, 396 दूसरा हो गया, 639 तीसरा, 693, देन 936 एंड 963। ये 6 नंबर हो गए। 96। अब बोल रहा है उस लेट एस बी दियर सम, एस उनका सम है, तो इनका सम आप निकाल लीजिए। तो इसको सबको ऐड करिए, कितना आएगा? ऐड करिए। 108
इन सबको ऐड करने पे 108 आएगा। नहीं सर मैं एक्चुअली इनके डिजिट को ऐड कर रहा हूँ सर, 3699 है वो करके कर रहा हूँ। अरे नहीं, अरे इन एक सबको नंबर बन गया ना, एक नंबर 369 है, दूसरा 396 है, ऐसे आपको Right, sir. सारे नंबर्स को ऐड करना है। ठीक। इस बार सिविल सर्विसेज ने 3996 3996 वंडरफुल। देखिए इस बार सिविल सर्विसेज ने बोला है ना कि दिमाग के साथ साथ आपसे मेहनत भी करवाएंगे हम पेपर में, ठीक है, दिमाग तो आप मेहनत लगाएंगे। सर लेंथी है। लेंदी है, आप देखिए वेट, हाँ अगर स्टेटमेंट 2 पूछा रहता तब लेंदी रहता क्या? नहीं, क्यों नहीं लेंदी रहता है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। तो अगर उसका सम Yes, 9 sir. से डिविजिबल है तो नंबर 369 से ही कोई तो भी हो नंबर सकता बनेगा, है तो always. ये तो कोई भी नंबर आप बनाइएगा इसका सम 18 आएगा ना। तो जब Yes, sir. ये Yes, इसका sir. सम अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इसका एडिशन किसी भी फॉर्म में आप करेंगे तो 9 से डिविजिबल आएगा ही। यस सर तो जी सर, S जी is सर, ऐसे भी always चेक कर divisible by सकते हैं। 9, तो 2 स्टेटमेंट तो सही हो गया ना। तो अगर Nine, सिर्फ sir. यूपीएससी बोलता है कि नहीं आपको सिर्फ दिमाग लगाना है तो स्टेटमेंट 2 बोलता है, लेकिन उसने बोला दिमाग तो आपको लगाना ही है, साथ साथ आपको मेहनत भी करना है, मेहनत करिए। तो यहाँ पे पूछा है कि S is always divisible by 74, S 74 से भी डिविजिबल है, तो 74 को 3996 से डिवाइड करके देख लीजिए, 5 टाइम्स में डिवाइड करिए 54. क्या आएगा? 54 54 आ गया। यस सर। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। इस सर तरीके ऑलवेज होगा? ऑलवेज होगा ना। अरे आप तो देख लिए ना कौन सा सर नंबर बन डिविजिबल सकता जब है? हुआ तो ऑलवेज अब तो नंबर ही आपने बना लिया ना, यही तो नंबर पॉसिबल है ना, 5-6 नंबर। अगेन रीड द Yes, sir. क्वेश्चन, कंसीडर ऑल 3 डिजिट्स नंबर। तो वो कौन से 3 डिजिट नंबर का बात कर रहा है? यूजिंग डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल का सारा नॉन जीरो डिजिट्स क्या क्या होगा? 369। इसको यूज करके हमें 3 डिजिट्स नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट नंबर क्या क्या हो गया? 3969 396 डॉट 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 अप टू हियर, 6 डिजिट पर 6 नंबर बन गए। अब एस बी दियर सम, तो एस आपने उनका सम निकाल लिया। अब उस सम के बारे में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? एस मतलब सम, सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, तो आपने 3996 को 74 से डिवाइड कर लिया 54, तो 1 इज करेक्ट। आपने एस इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 के लिए तो हमें चेक ही नहीं करना है, ये तो सम ही डिविजिबल है ना 9 से, तो ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, Yes, sir. तो इसका सम भी डिविजिबल होगा ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि 18 भी डिविजिबल, 27 भी डिविजिबल, 36 भी डिविजिबल, तो क्या इसका सम 9 से डिविजिबल होगा? होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यस सर। होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, बोथ 1 and 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबको समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 किसी से हुआ? Okay, let's read the question first. There are 2 classes A and B having 25 and 30 students respectively. 2 क्लासेस है A और B, और A में 25 स्टूडेंट्स है, B में 30 स्टूडेंट्स है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लास A है और क्लास B है। क्लास A में 25 है, क्लास B में 30 स्टूडेंट्स है। इन क्लास A द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 17। क्लास A में 17 से 21 तक का रेंज है, लोएस्ट 17 मार्क्स आ रहा है और हाईएस्ट 21 मार्क्स आ रहा है। इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 22। क्लास बी में हाईएस्ट स्कोर क्या है आपका? 30 और लोएस्ट 22। 22 से 30 हो रहा है, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। क्लास ए से क्लास बी में हमने कितने स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया? 4 स्टूडेंट्स को। 4. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। एवरेज स्कोर क्लास बी का डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मुझे ये बताइए, सपोज करिए 3 स्टूडेंट्स है क्लास में और तीनों का एवरेज एज जो है वो 20 ईयर्स है, ठीक है। यस सर। कोई नया एक स्टूडेंट आता है जिसका वेट 12 साल, सॉरी जिसका एज 12 ईयर्स है, तो Yes, इस sir. नए स्टूडेंट के आने के बाद ये एवरेज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा? डिक्रीज डिक्रीज करेगा। करेगा। डिक्रीज करेगा। यस सर। ऑलवेज? ऑलवेज नहीं सर, सर इट डिपेंड अपॉन द कि नए बंदे की एज कितनी है।
सर कितना वैल्यू होगा उसका? नहीं, नए बंदे मैंने बताया ना कि 12 साल का है। सर इस केस में सर हमारी टोटल एज आ जाएगी सर 60 सर ईयर। पहला सब में वहाँ पे कितना है पहले? 20 सर years। देखना, सर दूसरों से देखना है, दूसरों से कितना इंक्रीज है पहले वो। दूसरों से देखना है तो आप ऐसे देखेंगे, जी सर। एज लेट से एक का एज 8 साल है, ठीक है, दूसरे का एज 22 साल है, और तीसरे का एज ये कितना हो गया, 22 8 30 हो गया, और तीसरे का एज 30 ईयर्स है, और एक नया स्टूडेंट आ रहा है जिसका एज 12 साल है। तो अब आप बताइए, ये तीनों का एवरेज तो 20 आ गया ना। यस सर। तो अब आप बताइए, एक नया स्टूडेंट आया जिसका एवरेज एज 12 साल है, सॉरी जिसका एज 12 साल है, तो जब वो आएगा तो ये एवरेज क्लास का इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा? सर डिक्रीज करेगा। सर डिक्रीज करेगा क्योंकि डिवाइड में इसका भी तो अरे, हो जाएगा ना सर, उसमें मतलब डिवाइड में 3 है तो यहाँ डिवाइड में 4 पे आएगा। इससे मतलब नहीं होता है, ये 8 12 30 इससे मतलब नहीं होता, हम सिर्फ एवरेज को देखते हैं। एवरेज एवरेज हमने का एवरेज को मतलब ही देखा है। होता है कि अगर क्लास में 3 स्टूडेंट है ना, 20 है, तो एक ऐसा हम डंडा बना दिए, तीनों के पास ऐसा 20 है। अब अगर चौथा आएगा तो चौथा भी अगर ये 20 का होगा, इंक्रीज। अगर चौथा भी सर 20 का इनमें होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना वो भी। हाँ वेट लिसन, अब समझिए इस चीज को, अगर चौथा भी 20 का होगा तो एवरेज Yes, सेम sir. रहेगा। अगर चौथा 20 से ज्यादा होगा तो आएगा तो पहले 20 वाले ग्रुप में बैठ जाएगा, और जितना ज्यादा होगा उतना आपस में सब बांट लेगा चारों। और अगर 20 से कम होगा तो इतने 20 वाले ग्रुप में तो ये बैठ नहीं पाएगा, तो अब इन सब से बोलेगा कि आप मुझे कुछ कुछ दे दो, ये उनको ताकि खाएगा। हम यहाँ पे, हाँ इनको खा जाएगा ये। उनका तो यहाँ पे उनका एवरेज डिवाइड हो जाएगा सर। डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज। जब भी जो न्यू एंट्री होगा अगर वो एवरेज से कम होगा तो एवरेज हमेशा डिक्रीज करता है, और जब भी न्यू अगर एंट्री इंक्रीज हो जाए एवरेज से ज्यादा होगा तो एवरेज हमेशा इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए, बी में न्यू एंट्री क्या है, 17 से 21 वाला कोई भी जाएगा तो यहाँ पे मिनिमम 22 है और मैक्सिमम 30 है, तो इनका जो भी एवरेज हो 22 से ज्यादा ही एवरेज होगा ना। बी वाले क्लास का एवरेज 22 से ज्यादा होगा, और Yes, sir. अगर हाईएस्ट भी Yes, अगर sir, yes, ए sir. वाला जा रहा है, 21 वाला भी जा रहा है, तो भी तो यहाँ इनका एवरेज से कम ही जा रहा है, न्यू एंट्री इनके एवरेज से कम ही है। समझ आ गया सर। तो ये क्या होगा, ये Decrease डेफिनेटली ही करेगा। डिक्रीज। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। तो अब हमें क्लास ए का नहीं पता है, 4 यहाँ से निकल के जा रहे हैं, अगर 17 जैसे 17 से 21 है तो इनका मिनिमम एवरेज क्या हो सकता है, 17 या 18 जो भी हो सकता है। अगर ये 17 वाला जाएगा तब तो हो सकता है कि एवरेज डिक्रीज कर जाए, लेकिन अगर 21 वाला 17 वाला जाएगा तब तो हो सकता है एवरेज इंक्रीज कर जाए। 17 से 21 के बीच में कोई भी एवरेज हो सकता है ना, लेट्स से मान लिया 18 ही एवरेज है। ये तो अगर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है तो ना, नहीं यहाँ हो पे सकता। डेफिनेट हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। यही तो मैं Yes. समझा रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए कि इनका एवरेज 18 है, Yes. तो अगर 17 वाला ये गया इधर तब क्या होगा, इनका एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 21 वाला इसमें बढ़ से निकल गया, जाएगा, तब अगर average 21 हो वाला गया जाएगा। तो डिक्रीज तो हो यहाँ जाएगा। पे डेफिनेटली वर्ड के कारण ये आपका गलत हो गया, तो इसका स्टेटमेंट आंसर क्या हो गया, 1 ऑन। बोलिए सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके फाइन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यूपीएससी पूछा इस बार, बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं ना है, ये बॉक्स वॉक्स मेथड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अच्छे जो स्टूडेंट्स 45 50 में जाके अटक गए हैं, जो लोग जीएस में 85 प्लस कर गए हैं, 85 क्वेश्चंस का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, कंसीडर टू ए स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। ये देखिए रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। तो प्रिया का बोल रहा है कि प्रिया बॉटम से 31st करना पड़ेगा। यस सर। प्रिया एंड प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। तो प्रिया सीमा से 4 रैंक नीचे है, तो सीमा का क्या हो गया 35th बॉटम से। ऊपर 3 है, 3। सीमा किस पे है, 35th पे है, तभी तो 4 रैंक पीछे है, तो 31 पे आपकी प्रिया है। यस सर, यस सर, यस सर। हो गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 आपने पढ़ा, अब क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब ये बता दिया है कि ये क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स है, तो अगर सीमा बॉटम से 35th है तो सीमा टॉप से क्या होंगी, अगर सीमा बॉटम से 35th है टॉप से क्या होंगे, 5 पोजीशन, 5 5 पोजीशन। गलत, 6 6th। वंडरफुल। 6 देखिए
अगर 5, आप ऐसे सोचिए 5 स्टूडेंट का एक क्लास है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जो नीचे से फोर्थ है 1 2 3 4, वो ऊपर से क्या है, सेकंड है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो फोर्थ sir, और yes, sir, सेकंड आप second. जब इसको ऐड करेंगे तो 6, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं 5, तो हमेशा 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीमा का आपसे पूछा है व्हाट इज सीमा रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो क्या स्टेटमेंट 1 को देख के आप सीमा का रैंक बता सकते हैं? बता तो दिया ना कि सीमा टॉप से 5th यस 6th सर, पे यस है, सर, यस सर, यस सर, तो yes, sir. स्टेटमेंट 1 से आपने बता दिया। अब चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। यस सर। ईना इज 2 रैंक अबव सीमा एंड इज 37 फ्रॉम द बॉटम। अब ईना के बारे में बोल रहा है कि ईना बॉटम से 37 पे है, ठीक है, बॉटम से ईना 37 पे है, और ईना जो है वो 2 रैंक अबव सीमा, तो सीमा से 2 रैंक ऊपर है, तो सीमा 35th पे होगी। यस सर। अब अगेन क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज सीमा रैंक फ्रॉम द बोल टॉप इन द सकते क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो 40 तो बोल स्टूडेंट्स के सकते क्लास में सीमा अगर बॉटम से 35th पे है तो टॉप से क्या होगी, 6th पे होगी। तो दोनों ही तो बोल स्टेटमेंट सकते हैं दोनों अकेले स्टेटमेंट। ठीक है। सफिशिएंट है ना। तो यस सर, यस सर। इधर यहाँ पे बोथ पे टिक नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि इस बोथ सी का सी मतलब सी होता पर। है कि दोनों स्टेटमेंट को मिला के आप आंसर कर रहे हैं, नहीं, इधर स्टेटमेंट 1 अलोन एलोन और एलोन। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी पर। सी पार्ट। सी। Yes, sir. कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स एंड अ क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट और क्वेश्चन दे रखा है। कर सकते हैं। तो क्वेश्चन, हु इज द हेवीएस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी एंड ई, बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए। हाँ बोल सकते हैं सर। बोथ है, सर ए तो आएगा, ए स्टेटमेंट तो ठीक है। ओके। सर ओनली वन सर। ओनली वन, यस सर, ए पार्ट। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ, तो ए भी, ए जो है वो बी और ई और एफ तीनों से हेवियर है, बी ई और एफ। इन द सेम वे डी इज हेवियर देन बी ई एफ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द हेवियस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी ई, और यहाँ पे बोल रहा है नन ऑफ देम इज द हेवियस्ट, तो मतलब इसमें से जितना भी दे रखा है इसमें कोई हेवियस्ट नहीं है। तो ना ए बी और ई से हेवियस्ट है, डी बी और ई से हेवियस्ट है, लेकिन ए डी बी ई ये किसमें से कोई भी हेवियस्ट नहीं है ए बी सी डी में से। तो अब आपको हेवियस्ट कौन हो गया, तो एक ही है ना इसमें जो नहीं है, सी। तो यहाँ पे पता चल गया ना, सी इज हेवियस्ट। यस सर। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, तो यहाँ पे तो स्टेटमेंट 1 अलोन ही सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन हो गया, तो ए तो सही है, ठीक है, ए तो सही है, तो या तो ए होगा या तो सी होगा, बी और डी तो कट गया ऑप्शन में से। यस सर। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों ही स्टेटमेंट, तो ये हम अकेले से अगर दे रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट का जरूरत क्या है, यहाँ पे तो इधर बोल ही नहीं रहा है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट कैंसिल हो गया, बी सी डी कोई नहीं होगा, तो आंसर आपका सीधा 1 हो गया। आपने ये पढ़ा नहीं पढ़ा उससे भी मतलब नहीं है, यहाँ पे इधर वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, यहाँ पे तो नाइदर दे रखा है, तो नाइदर के लिए तो ये तो पॉसिबल है ना अकेले बताना, और जब स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है तो बी आंसर कैसे हो सकता है, और सी में बोल रहा है कि दोनों ही का रिक्वायरमेंट है, दोनों का, जब अकेले किसी का रिक्वायरमेंट है तो दो हम क्यों लेके आएंगे इस चीजों को, तो यहाँ पे इधर दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ पे तो सीधा आपका आंसर ए हो गया। चलिए हम ऐसे देख लेते हैं स्टेटमेंट 2 क्या है। ए इज हेवियर देन डी, ए जो है डी से हेवियर है बट लाइटर देन सी। हु इज द हेवियस्ट अमॉन्ग ए बी सी डी ई, अब ए उसे बी तो सी डी पता में नहीं। हेवियस्ट कौन है, तो अब क्या आपको पता है कि ई यहाँ पे है या ई यहाँ पे है, सर सर ई E भी तो यहाँ मिसिंग है। तो नहीं पता ना, बी यहाँ पे है या बी यहाँ पे है, पता नहीं पता, तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते स्टेटमेंट 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10। समझ आ रहा है कैसे करेंगे?
यस सर। तो करिए, बताइए क्या होगा आंसर। Y and Z are interchange. चलिए, इतने देर में इसका आंसर आ जाता अगर आप लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर रहे होते। सर इंटरचेंज में टाइम लगता है ना। नहीं नहीं, इंटरचेंज करना ही चार नहीं है ना। लेटर्स इंटरचेंज करने। वेट करना ही नहीं है ना। वेट, क्या बोल रहा है? इन द इंग्लिश सर ये तो अल्फाबेट अपोजिट में लिखना है ना 4 लेटर। हाँ, वेट, अब से सुनिए। इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको ऑपोजिट में लिखते रहना है। लिखते रहेंगे तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। 13 लिखना। ठीक है। एंड एट द एंड 4th लेटर। y एंड z आर इंटरचेंज। और लास्ट में क्या बोल रहा है? y और z इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 24 होगा, लास्ट में 25 26, तो यहाँ पे y और z आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, z और y हो जाएगा। ठीक है। जैसे ABCD आपने लिखा, ABCD, फिर EFGH, तो ABCD को आप इंटरचेंज कर दीजिए, वो हो जाएगा DCBA, ऐसे लिखना है। DCBA। फिर EFGH है तो TR है सर। इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, तो आपको इतना लिखना नहीं है। आपसे पूछ रहा है which will be the 4th letter to the right of 13th letter। तो स्टार्टिंग से पहले 13th लेटर, 13th लेटर के राइट में जो 4th लेटर होगा, तो 14 15 16 17, तो आपको बताना है ये 17th लेटर कौन सा होगा। ठीक है। 17 लेटर का मतलब पहला 4 का जो ग्रुप बनेगा उसको तो छोड़ देंगे, 4 का, एक ABCD वाला छोड़ देंगे, फिर EFGH वाला छोड़ देंगे, फिर IJKL वाला छोड़ देंगे, फिर MNOP वाला छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या? QRST। अब यही तो है ना, 17 18 19 20, तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T, फिर S, फिर R, फिर Q, तो आपका आंसर क्या हो गया? T। इतना शुरू से इंटरचेंज नहीं करना है, बस एक इसको ही इंटरचेंज करना है। बोलिए, समझ आया? यस सर, यस सर। किसी को समझ आया, मगर सर इसकी यस, क्या बोलिए सर, इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी है सर। प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस तो अभी हम लोग करेंगे, अभी तो हम लोग सीसेट स्टार्ट ही किया है ना, तो प्रैक्टिस करेंगे। या तो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन सब आया हुआ कल का। ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। ओके, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट ABCD कर रहे थे उनको ये नहीं करना है, बार बार इंटरचेंज क्यों करना है। आप ये देख लीजिए ना कि पूछ क्या रहा है, कौन सा लेटर पूछ रहा है, तो 4 उसके पहले 16 लेटर कैसे इंटरचेंज हुआ, हमें क्या मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये सब इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये सब आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा तो वहाँ पे कर लीजिएगा। ओके, 7 books P, Q, R, S, T, U and V are placed side by side. R, Q and T have blue colors and the other books have red cover. तो आप पहले ही लिख लीजिए R, Q, T, ये ब्लू है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका रेड हो जाएगा। तो रेड के लिए क्या बचा? P, S, U, V, ये आपका रेड कलर का हो गया। फिर बोल रहा है ओनली S एंड U आर न्यू बुक्स, तो S और U न्यू बुक्स है, तो रिमेनिंग R, Q, T, P एंड V आपका ओल्ड बुक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना ओनली, इसलिए। P, R, S आर लॉ रिपोर्ट्स, इसमें से P, R, S जो है आपका लॉ रिपोर्ट है, तो बोल रहा है द रेस्ट आर गजेटर्स, तो रेस्ट जो है वो गजेटर्स है, तो रेस्ट क्या क्या बचा? तो P के बाद Q, R, S, T, U, V, तो Q, T, U, V ये क्या बोल रहा है? ये गजेटर्स है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बुक्स ऑफ ओल्ड गजेटर्स विथ ब्लू कवर, तो ब्लू कवर तो सिर्फ R, Q, T में है ना,
तो यहाँ पे QT, Q और V तो कैंसिल हो गया, Q QT QT अब बोल रहा है, आएगा। और QT, QT क्या, option. QT क्या ओल्ड है? पहले तो ये भी तो चेक कर लीजिए ना, ओल्ड भी तो बोल रहा है ना, तो ओल्ड में यहाँ है QT ओल्ड है, तो Yes, हमारा sir. क्या आंसर हो Yes, गया? sir. Old, yes, sir. QT. कभी कभी क्या होता है यूपीएससी पूछा तो बस एक स्टेप आगे भी पूछ सकता था, आपने जैसे QT निकाला और आप डायरेक्ट टिक कर देते, और वहाँ पे Q में वो उसको न्यू में रख दिया होता है, जहाँ पे SU रखा है ना वहाँ पे हो Yes, सकता है sir. वो Q को भी न्यू में रख देता। तो सब ऑप्शन को चेक करके तब आंसर बताएगा। मुझे कभी सेट करने को दे दिया जाएगा तो मैं तो यही करूंगा, मैं कभी भी QT ऑप्शन नहीं डालूंगा। हर एक स्टेप पे स्टूडेंट्स को गलत करवाने का मोटिव होना सर चाहिए ऐसे टीचर नहीं का। करना। फोकस रहेगा क्या क्या? सर, हर एक स्टेप में गलत करवाने का फोकस रहेगा सर। यस, तभी तो आप लर्न करेंगे, तभी तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा कि हाँ आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए आप इक्विप्ड है कि नहीं है। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म, इनकरेक्ट टर्म को रिप्लेस करना है करेक्ट सर टर्म से। सर ये वाला इजी है। इजी है, इनकरेक्ट, ठीक है चलिए। जीरो। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑड पैटर्न और इवन टर्म फॉलो द सेम पैटर्न, ऑड और इवन का सेम पैटर्न है, तो चलिए हम पहले ऑड वाला को ले लेते हैं फिर इवन वाले को ले लेते हैं। ऑड क्या लिखा है? 3, 7, 13, 21, 31, 43 एंड 43, +4, +6, +8, +8, +10, +10, +12। +12। इसका भी ट्रिक होता है कि कैसे हम पहचानते हैं कि क्या लगाना है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको वहाँ पे स्लोप मेथड पढ़ाऊंगा और आप देख के बता देंगे कि आपको इसमें कौन सा मेथड लगाना है और क्या होगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे 2, 4, 10, 18, 28, 40, तो अगर जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा, तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं +2, +6, +8, +10, +12, तो यहाँ पे तो +4, +6 है ना, ये तो गलत हो गया, तो क्या ऐड करेंगे कि 4 आए? तो 0 ऐड करेंगे तभी तो 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 को रिप्लेस करना है किससे? 0 से, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। समझ आ गया सबको? यस सर सर। फिर से रिपीट कीजिए सर। फिर से रिपीट करूँ? देखिए यहाँ पे 2 सीरीज दे रखा है, एक में ही दे दिया है पर 2 सीरीज दे रखा है, और इस बार सिविल सर्विसेज ने 2 नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा है, 16 नंबर और एक और क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कौन सा नंबर है, नंबर सीरीज पे सीरीज पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स का सेम पैटर्न होना चाहिए, तो हमने ऑड टर्म्स लिख दिया 3, 7, 13, 21, 31, 43, तो देखिए 3, 7, 13, 21, 31, 43, इसमें से एक कोई गलत है, उस गलत को आपको फाइंड आउट करना है और उसको रिप्लेस करना है सही वाले से। फिर हमने इवेंट टर्म लिख दिया 2, 4, 10, 18, 28, 40, तो आप इवेंट टर्म्स ऑड टर्म्स में देख रहे हैं, ये +4 है, +6 है, +8 है, +10 है, +12, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब हर बार 2 मोर ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो होगा 6, 8, 10, 12, लेकिन यहाँ पे तो 2 + 2, ये तो +2 आ रहा है ना, यहाँ पे तो +4 आना चाहिए, तो क्या ऐड करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला तो सीरीज सही है, तो गलत तो कहीं ना कहीं यहीं पे है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि 4 आएगा, तो 4 ऐड करेंगे ना, तो 0 में ऐड करेंगे 4, तभी तो 4 आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ? जी सर। ओके। Following is a matrix of certain entries. The entries follow a certain trend row wise. Choose the missing entry accordingly. तो आपको मिसिंग एंट्री को चूज करना है, ठीक है। अब मिसिंग एंट्री को कैसे चूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये जो एंट्री है ना, ये रो वाइज ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो आपको रो देखना है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो आप देखिए इस ऐसे मैट्रिक्स को देखने का क्या तरीका होता है कि आप एक साथ दोनों को मत देखिए, एक पहले आप नंबर को देखिए और उसके बाद लेटर को देखिए। आप नंबर देखिए 7, 10, 3, 3, 9, 6, 10, 13, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, नंबर, हाँ, तो नंबर क्या आएगा, तो यहाँ पे 7 + 3 बीच में 10 आ गया, 3 + 6 9, तो 10 + what is 13, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब नंबर देखिए, अब सॉरी अब लेटर देखिए, BAC तो एक्सचेंज हो जा रहा है, CBA तो यहाँ पे ABC तो सब में है, तो B हो जाएगा, उनमें तो B मिसिंग है, ये तो इजी था, इजी था। हाँ चलिए, ये सीरीज किसी से हुआ, देखिए कभी भी आप सीरीज देखिए, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस दे रखा है ना, और इसको फाइंड आउट करना है, हुआ है किसी से? तो ये मुझे डिफिकल्ट लगा। कभी भी आप सीरीज देखेंगे ना,
और उस सीरीज में आपको कहीं भी फर्स्ट टर्म के बाद जो दूसरा टर्म है ना वो आपको हाफ के आसपास दिखे और आगे सीरीज में आपको Divide by डेसिमल दिखे, तो वो सीरीज हमेशा पता है कैसा होता है, into 0.5 Divide- plus something into 1.5 Yes, plus sir. something into Plus some- 2.5 plus something, या into 0.5 plus something into 1 plus something into 1.5 plus something, या into 0.5 into 1 into 1.5, लाइक इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 8 से 4 में हम कैसे जाएंगे, तो into 0.5, तो यहाँ पे तो कुछ ऐड करना ही नहीं है। Yes, sir. फिर आप 4 से 6 में कैसे जाएंगे, Into into 1.5, अब 6 से 15 में, 1.5. तो बस एक बार आपको दिख गया ना 0.5 1.5, तो अब यहाँ पे 2.5 Yes, sir, ही yes, होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ये आपका 3.5 Yes, sir, ही yes. होगा, ये आपका 4.5 3.5 ही ही होगा। होगा। तो बस Right. 5 से आप ए पे कैसे जाएंगे, तो इंटू 0.5, अब इंटू 0.5 करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका 2.5। अब 2.5 से बी पे कैसे पहुंचेंगे, तो इंटू 1.5 करना है। अब पता चल रहा है कि मैंने आपको क्यों 25 Yes, sir, yes, sir. नंबर एंड्स विद 5 क्यों मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, वरना Yes, sir, एग्जाम yes, में sir. अगर इन सब चीज में आप फंसे ना तो एग्जाम में फिर फंसते रह जाएंगे। एग्जामिनर इतना टाइम आपको Yes, नहीं sir. देता है, 40-50 क्वेश्चन बनाने में लोग का हालत खराब हो गया, अच्छे स्टूडेंट्स का हालत खराब हो गया। 9.37 था। Yes, sir. वेट, पहले आप इसका आंसर बताइए ना मुझे। 25 इंटू 15 कैसे करना है, 2 + 1 3, 325 + 50 375, मतलब ये हो गया 3.75। 3.75. 3.75 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 2.5, तो मतलब